Hello everyone, welcome to WowIS. Today we'll cover a current affairs module for 19th of May. Okay. Before we start, again I will like to remind you that please submit your answers for the ACAD initiative. Okay. That's how you will improve. And for the contents PDF, you can always go to our Telegram channel and there you will get the PDF. Okay. Now let's start. This is the content for today. Okay. First we will discuss the proposed amendments that would harm discoms. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं गवर्नमेंट ने. हाउ दोज कुड हार्म द डिस्कॉम्स, वी विल डिस्कस दैट. फिर द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनैनिमिटी एट WHO. कोविड कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ, इसके लिए चाइना पे एक इंक्वायरी करने के लिए ग्लोबल कम्युनिटी की डिमांड है. ओके, देन वी विल डिस्कस दिस. नाउ द थर्ड टॉपिक विल बी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट. अभी 25% है. किसी भी लिस्टेड कंपनी में इतनी शेयर होल्डिंग पब्लिक की होनी चाहिए. ओके, प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो 75% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो हम देखेंगे. फिर आता है हमारे 42,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया है फॉर कोविड. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर साइक्लोन अम्फन. ये इसको नाम दिया है थाईलैंड ने. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड ये बे ऑफ बंगाल में आया है. ओके, बे ऑफ बंगाल. इट्स गोइंग टू बी अ सुपर साइक्लोन, ये हमको याद रखना है. फिर हमारा टॉपिक है पिनांगा अंडमानेंसिस. ओके, दिस इज अ पाम वेराइटी ऑफ पाम एंड इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ओके, critically endangered. You must remember this. Then our last topic will be चिकटकर कमिटीज रिकमेंडेशन, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिए, तो वो देखेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट टॉपिक है प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स दैट कुड हार्म द डिस्कॉम्स. सो 1992 से हमने लिबरलाइज करना स्टार्ट किया. उसके बाद प्राइवेट कंपनीज आई जो कि पावर जनरेशन में इन्वेस्ट करना चाहती थी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उनको बोला गया कि आप लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कीजिए. इससे क्या हुआ कि कितना पावर उनको परचेज करना है ये पहले से ही एग्रीमेंट में रहता था कि हम इतने टाइम में इतना पावर परचेज करेंगे. नाउ व्हाट हैपेंड कि दो तरीके का प्राइसेस आपको देने पड़ते थे इस एग्रीमेंट के अंदर. फर्स्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द सेकंड इज अ वेरिएबल चार्ज फॉर फ्यूल. ओके, जो पहला फिक्स्ड कॉस्ट है वो अगर स्टेट पावर ड्रॉ नहीं भी कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से पावर नहीं भी खरीद रहा है, तो भी वो फिक्स्ड कॉस्ट आपको देना पड़ेगा. द सेकंड इज अ वेरिएबल चार्ज फॉर फ्यूल. अगर स्टेट पावर ड्रॉ करेगा तो उस केस में आपको वेरिएबल चार्ज देना है. नाउ अब क्या होता है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो एक सर्वे कंडक्ट करती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर सर्वे. जो 18th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे था फॉर 2019 एंड 20, इट एस्टिमेटेड दैट कि जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उससे इसने 70 गीगावाट पावर को ओवर एस्टिमेट कर दिया. मतलब मान लीजिए अगर 70 गीगावाट की रिक्वायरमेंट है तो द रिपोर्ट सेड दैट 170 गीगावाट की रिक्वायरमेंट है. तो अब क्या हुआ कि जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, उनको लगा कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उनके जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स थे वो उनने फाइनल कर लिए इस एग्जाजरेटेड डिमांड को लेके. ओके, इस एग्जाजरेटेड डिमांड को लेके इनने अपने पावर परचेज एग्रीमेंट्स फाइनल कर लिया. अब क्या वो डिमांड तो इतनी हुई नहीं और फिक्स्ड कॉस्ट तो इनको देनी थी इवन व्हेन दे वर नॉट ड्रॉइंग पावर. ओके, तो इससे काफ़ी लॉस हुआ इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को. नाउ जो प्लांट लोड फैक्टर था कोल पावर प्लांट्स का वो 56% पे आ गया, क्योंकि अब डिमांड तो है नहीं, तो 56% पर ही ऑपरेट कर रहे हैं हमारे कोल पावर थर्मल प्लांट्स जो हैं. फिर आते हैं हम रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे. अब मस्ट रन स्टेटस दिया हुआ है जो भी सोलर एंड विंड फार्म्स हैं उनको, मतलब इनको चलना ही चाहिए. और जैसा कि हम जानते हैं मैंडेटरी रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपको इन प्लांट से कुछ एनर्जी खरीदनी ही पड़ती है डिस्कॉम्स को. इसके बाद अगर आप इनको मस्ट रन कर देंगे तो मतलब ये एक्सेस पावर जनरेट करेंगे और ये सारी पावर आपको लेनी ही पड़ेगी तभी ये रन कर पाएंगे. स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है रीन्यूएबल पावर में. तो फर्दर क्या हुआ कि जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाए डिस्कॉम्स जो हैं, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको पड़ी ही नहीं और वो लॉस में जाते गए. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि जो हमारा कमिटमेंट है ग्लोबल कम्युनिटी को, दैट इज 175
गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, हमने बोला कि हम इतना रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे, तो फर्दर क्या होगा कि ये सारा पावर डिस्कॉम्स को खरीदना पड़ेगा और उनसे जो उनके पहले के पीपीएज हैं उनको अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें। नाउ कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, वो अमेंडमेंट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है सब फ्रेंचाइजीज, मतलब एक ही जुरिस्डिक्शन में डिस्कॉम्स की अलग अलग सब फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब फ्रेंचाइजी वो प्राइवेट कंपनीज होंगी। तो प्राइवेट कंपनीज के साथ इश्यू क्या है अब कि दे आर लाइकली टू चेरी पिक द मोर प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स ऑफ द डिस्कॉम्स जुरिस्डिक्शन। ओके, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ये वो वाली जगह का ही कॉन्ट्रैक्ट मांगेंगे कि हमको आप वही जगह दीजिए जहाँ पे प्रॉफिट है। ओके, नाउ दूसरा एक जो इश्यू है वो ये है कि जो ये पावर खरीदेंगी जो प्राइवेट सब फ्रेंचाइजीज हैं, ये पावर कितने दाम में खरीदेंगे, या तो डिस्कॉम से पावर खरीदेंगी या ये डायरेक्टली पावर एक्सचेंजेस से पावर खरीदेंगी। अगर ये डिस्कॉम से पावर खरीदती है तो डिस्कॉम्स को कितना फायदा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये देखने वाली बात है। और अगर ये सीधे पावर एक्सचेंजेस से पावर खरीद रही है तो ऑब्वियसली डिस्कॉम्स को लॉस ही होने वाला है। फिर जो सेकंड अमेंडमेंट प्रपोज किया है वो है कंसेशंस ऑन रिन्यूएबल्स। ऑलरेडी हमने रिन्यूएबल्स को इतना कंसेशन दे रखा है कि जो भी डिस्कॉम्स हैं उनको प्रॉब्लम ही हो रही है, वो लॉस में ही जा रहे हैं। अगर फर्दर हम कंसेशंस देते हैं तो दैट इज गोइंग टू एडवर्सली इफेक्ट द आइडलिंग फिक्स चार्जेस। ओके, नाउ जो थर्ड जो अमेंडमेंट है वो एलिमिनेशन ऑफ क्रॉस सब्सिडीज इन रिटेल पावर टैरिफ। अभी तक क्या हो रहा था, जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी थी, एग्रीकल्चर फार्म इलेक्ट्रिसिटी थी, उसको क्रॉस सब्सिडाइज करते थे कमर्शियल सेक्टर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, अब ये बोला गया कि किसी भी सेगमेंट का कोई भी दूसरा सेगमेंट क्रॉस सब्सिडाइज नहीं करेगा। तो अब क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा प्राइस आपको क्या लगता है कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता होगा डिस्कॉम्स को? ऑब्वियसली इन द रूरल एरियाज। ओके, रूरल एरियाज में ही सबसे ज़्यादा पैसा लगता है क्योंकि बहुत लंबे लंबे तार बिछाने पड़ते हैं, फिर वोल्टेज के लिए आपको डीपीज और ये सब लगानी पड़ती हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा पैसा रूरल सेगमेंट में ही लगता है, इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप रूरल सेक्टर से वसूलेंगे या उनको टैक्स करेंगे तो ये फिजिबल नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, नाउ जो अगला इशू है वो है सिलेक्शन ऑफ स्टेट रेगुलेटर्स। स्टेट रेगुलेटर्स का अपॉइंटमेंट जो करेगा वो एक सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी करेगी। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज इन द कॉन्करेंट सेक्शन, और अगर सिलेक्शन कमेटी सेंटर की होगी तो ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इश्यू इज इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटी किस लिए होती है? एडजुडिकेशन के लिए। कोई भी अगर केस होता है इट एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल। ओके, तो इसके जो चेयरमैन एंड मेंबर्स हैं उनका भी जो सिलेक्शन होगा वो यही सेंट्रल सिलेक्शन कमेटी करेगी। तो ये फर्दर वायलेशन है स्टेट ऑटोनॉमी का। ओके, नाउ वील मूव फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द यूनैनिमिटी एट WHO। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, इसके लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिमांड है कि एक इंक्वायरी कराई जाए। ओके, इट वाज फर्स्ट वॉइस्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ओके, नाउ हाउ इफेक्टिव इज द रिजोल्यूशन? तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो ये नहीं होने वाला है, बट इट इज सेड टू हैव इनफ टीथ टू डिग डीप इनटू द इश्यूज। ओके, नाउ इज इट अ सेटबैक टू चाइना? ऑल्दो नो, बट चाइना का हमेशा से यही कोशिश रहा है कि इसको स्टॉल किया जाए, इंक्वायरी ना बैठे। तो यस, अगर ये इंक्वायरी बैठती है तो उसके डिप्लोमेटिक एफर्ट पे इट इज अ सेटबैक। ओके, नाउ व्हाट आर द इश्यूज विद WHO दैट इंडिया मस्ट पे अटेंशन टू? फर्स्ट इज द इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर अर्ली डिटेक्शन। ओके, जो अभी जो स्टैंडर्ड्स हैं दैट आर इनसफिशिएंट। हमने देखा कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज में जब वायरस फैल गया उसके बाद एक पेंडेमिक का डिक्लेरेशन WHO ने किया। तो वी नीड न्यू इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर अर्ली डिटेक्शन। ओके, द सेकंड इज द फंडिंग ऑफ द WHO। तो देखिए, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस के थ्रू WHO काम करता है, तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा वही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर विटनेसिंग नाउ कि WHO पे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है वो चाइना का ही है। इसलिए चाइना को कहीं भी हार्म करने में WHO कतरा रहा है। तो दैट इज व्हाट वी लुक इनटू। नाउ द थर्ड इज WHO's फोकस शुड बी ऑन फीवर ऑब्जेक्टिव्स। पहले WHO मलेरिया और स्मॉल पॉक्स के साथ
फाइट कर रहा था उसमें उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली थी। अब जैसे जैसे WHO ने अपना फील्ड डाइवर्सिफाई कर दिया है तो WHO रिलेटिवली लेस सक्सेसफुल होता जा रहा है, तो वी शुड लुक इनटू दैट। नाउ व्हाट इज इंडियाज रोल? India notes that it is one thing to pass a resolution and entirely another to compel a great power like China to comply. Okay, we all know कि ये resolutions तो आते रहते हैं, but no country surrenders. Now, any long-term strategy to deal with future pandemics must necessarily involve more than a measure of Chinese cooperation. Sustained engagement with Beijing is the key. Okay, sustained engagement with Beijing. Now, India should also focus on more intensive engagement with the non-aligned nations. Okay. This is our conclusion. Now we'll move forward. Now our next topic is minimum public shareholding requirement. Okay. तो सेबी जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उसने जो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट थी उसको रिलैक्स कर दिया है, और एक्सचेंजेस को ये भी बोला है कि कोई भी पीनल एक्शन अगस्त 2020 तक ना लिया जाए। ओके, तो ये जो 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट है, दिस वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2013। ओके, अब इसमें जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसके जो प्रमोटर स्टेक है इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 75%। ओके, इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 75%, और बाकी जो 25% शेयर रहेगा वो पब्लिक का रहेगा, इसलिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ट्राइड टू मेक इट टिल 35%, बट इतना सारा पोजीशन हुआ कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई। ओके, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। जो अगला टॉपिक है हमारा वो है 42,000 अंडर ट्रायल्स रिलीज टू अनक्लॉग प्रिजन्स। ओके, कोरोना वायरस बहुत जल्दी फैलता है, वी ऑल नो, और हमारी जो प्रिजन कैपेसिटी है उससे वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। ओके, 117% ऑक्यूपेशन रेट है हमारे प्रिजन्स का। ओके, तो लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ने इंटरवीन करके लगभग 42,500 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स एज वेल एज 16,391 कन्विक्ट्स को पैरोल पे बेल दिलाई। ओके, नाउ व्हाट आर द हार्डशिप ऑफ द अंडर ट्रायल्स? वी ऑल नो कि काफ़ी सारे अंडर ट्रायल्स हैं जिनका केस अभी तक कोर्ट में आया ही नहीं है। दूसरा, जो भी ये लोग टर्म सर्व करने वाले थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम से लोग रह रहे हैं विदाउट एनी हियरिंग। ओके, तो यही सारी हार्डशिप्स हैं। And in 2017, the Law Commission of India had recommended that under trials who have completed a third of their maximum sentence for offences attracting up to 7 years of imprisonment to be released on bail. Okay, अगर आपको 7 साल तक मैक्सिमम सजा हो रही है और अगर आप उसका 1/3 लगभग 2.5 ईयर समथिंग आप जेल में बिता सकते हैं और आपका केस अभी तक हियरिंग के लिए नहीं आया तो आपको बेल दी जानी चाहिए, ऐसा 2017 में लॉ कमीशन ने बोला था। नाउ जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा, ओके, इट वाज फाउंड इन 1995 अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट कौन से का था, और एक्ट कौन से ईयर का था? 1987। ओके, तो व्हाट इज इट्स पर्पस? टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर द स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ केसेस। लोक अदालत यही कंडक्ट कराता है, यह आपको ध्यान रखना है, and it is a statutory authority. Now we'll move forward to our next topic. Okay, now जो next topic है वो है सुपर साइक्लोन अम्फन। इसको थाईलैंड ने नेम किया है, ये याद रखने वाली चीज़ है। थाईलैंड, मैंने आपको पहले ही बताया था, थाईलैंड ने इसको नेम किया है। Now the storm over the Bay of Bengal, Bay of Bengal के ऊपर ये जनरेट हुआ है। It is developing into a super cyclone. Okay, super cyclone is इसकी विंड स्पीड 120 नॉट्स या फिर 222 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो, दैट इज अ सुपर साइक्लोन। ओके, नाउ इट इज इक्विवेलेंट ऑफ अ कैटेगरी 5 हरिकेन ऑन द सफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। ये मेजरमेंट की एक स्केल है, सफिर-सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल, तो उसकी जो स्केल है उस पर कैटेगरी 5 का हरिकेन है। ओके, इट इज द थर्ड सुपर साइक्लोन टू ऑकर इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन। अभी नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में क्या क्या इंक्लूडेड है? बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी एंड द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। ओके, ये 3 रीजन्स हैं जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में इंक्लूडेड हैं। नाउ इट इज द थर्ड सुपर साइक्लोन। ओके, बाकी दो कौन से थे? अदर जो 2 थे वो था क्यार इन 2019 एंड साइक्लोन गोनू इन 2007। फिर साइक्लोन फाइलिन जो 2013 में आया था, इट हिट द उड़ीसा कोस्ट
It has been the most powerful cyclone in the Bay of Bengal in the past 2 decades in terms of wind speed. ये आपको कर्सरी नॉलेज के लिए दिया गया है. फिर लास्ट ईयर फानी भी आया था. ओके, इट claimed 40 lives and it was also extremely serious cyclone. Okay, now our next topic is Pinanga andamanensis. Okay, it's a rare palm endemic to the South Andaman Island and it is finding a second home at Thiruvananthapuram based Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute. इसमें इसको रिप्लांट करा जा रहा है. तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. ओके, ये आपको याद रखना है, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और इसके केवल 600 स्पेसिमेंस हैं. ओके, दैट ऑकर नेचुरली इन अ टाइनी एवरग्रीन फॉरेस्ट पैक्ड पॉकेट इन साउथ अंडमान माउंट हैरियट नेशनल पार्क. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 600 स्पेसिमेंस ओनली, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड माउंट हैरियट नेशनल पार्क. ये आ सकता है एग्जाम में. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज शेखटकर कमिटीज रिकमेंडेशंस ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो ये कमेटी बनाई गई थी 2016 में अंडर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बीबी शेखटकर. ओके, गवर्नमेंट ने कुछ इसके जो रिकमेंडेशंस थे उनको एक्सेप्ट कर लिया है. नाउ व्हाट इज दैट एक्सेप्टेड प्रोविजन? टू आउटसोर्स रोड कंस्ट्रक्शन वर्क बियॉन्ड द ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बीआरओ. ओके, अभी तक बीआरओ सारी बॉर्डर रोड्स को कंस्ट्रक्ट करता है, तो इसका बीआरओ के काम को आउटसोर्स करने का जो रिकमेंडेशन है वो हमने एक्सेप्ट कर लिया. ओके, द अदर रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लांट्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी हैज बीन आल्सो इम्प्लीमेंटेड. कुछ और जो सजेशंस थे वो ये था कि मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईपीसी प्रोक्योरमेंट मॉडल, ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल को इम्प्लीमेंट करना. ईपीसी में जो जितना भी बर्डन है फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू कंस्ट्रक्शन वो सारा गवर्नमेंट बियर करती है और जो प्राइवेट एंटिटी है वो बस इंजीनियरिंग सप्लाई करती है अपनी. तो बहुत काफ़ी लिमिटेड स्कोप होता है प्राइवेट एंटिटीज का. ओके, दिस इज फॉर प्राइवेट. तो ये एक सजेशन था कि ईपीसी मॉडल को एनफोर्स करना चाहिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें. फिर एक और जो रिकमेंडेशन था दैट रिलेटेड टू एबॉलिशिंग ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड पोस्टल सर्विसेज, मिलिट्री पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट्स इन पीस लोकेशंस. ओके, इनको एबॉलिश करना ये एक सजेशन था. तो here we end our today's current affairs module. Hope you liked it. We'll meet tomorrow. Thank you.